नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। जस्टिस कौल रिटायर हो गए। संजय किशन कौल जी रिटायर होने के बाद में अब कह रहे हैं कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम है ये बिल्कुल सही नहीं है और जो कोई भी सिस्टम होना चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जो कोई भी जजेस का सिलेक्शन होना चाहिए वो ओपन में होना चाहिए, ना कि बैक डोर कंसल्टेशन के थ्रू होना चाहिए। ये तो बड़े ही क्रांतिकारी विचार हैं, लेकिन मैं यही पूछता हूँ कि ये क्रांतिकारी विचार रिटायरमेंट के बाद ही क्यों आते हैं? इन क्रांतिकारी विचारों का आपकी जो बेंच चल रही थी, जिसमें लगातार सरकार को हैरान किया जा रहा था, सरकार को उपदेश दिए जा रहे थे, सरकार को धमकियाँ दी जा रही थी, वो बेंच आपकी ही अध्यक्षता में चल रही थी, जस्टिस संजय किशन कौल जी। और जब लास्ट हियरिंग होनी थी और उस दिन वो डीलिस्ट हो गई थी, तो प्रशांत भूषण इत्यादि जिनका काम ही यही है कि रोज़ पीआईएल करना और रोज़ सारे काम उनके उल्टे-पुल्टे जो उनका जो लेफ्टिस्ट एजेंडा है वो कोर्ट के माध्यम से लागू करवाना, उन्होंने बड़ा ही इसके ऊपर हल्ला मचाया। दुष्यंत दवे ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इसकी चिट्ठी लिखी। ऐसा लगा कि उनके हाथ से कोई ऐसी बटेर थी जो निकल गई। बड़ा ही उनके लिए एक दुखद एक वो घटना हुई, लेकिन वो क्यों हुई? क्योंकि वे देख रहे थे कि जब संजय किशन कौल जी वो अपॉइंटमेंट के मसले पर एक पीआईएल को हैंडल कर रहे थे, एक पीआईएल का उन्होंने कॉग्निजेंस लिया। पहली बात तो यही कि वही वाली बात हो कि भाई अंधा बाटे रेवड़ी और फिर खुद को दे। तो आपका ही मसला है, अपॉइंटमेंट आप स्वयं करते हैं। आप उस कॉलेजियम के मेंबर थे, नंबर 2 थे उस कॉलेजियम में और उसके बाद भी आप जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे जो काम कर रहे थे, उसी का आपने जुडिशियल कॉग्निजेंस लेकर उसके ऊपर ना केवल हियरिंग आरंभ कर दी, उस हियरिंग में आप लगातार सरकार को वार्निंग पे वार्निंग दे रहे थे कि आप जो है वो कैसे आप डिले कर रहे हैं। जो कोई भी रिकमेंडेशन कर दिया गया कॉलेजियम द्वारा, उसको आप केवल एक बार लौटा सकते हैं। उसको दोबारा भेजने के बाद आपको करना ही पड़ेगा। आप पिक और चूज़ नहीं कर सकते हैं, इत्यादि, इत्यादि सरकार ने एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। ये तो कहना पड़ेगा कि इस सरकार ने आपको यानी कि कॉलेजियम को रेज़िस्ट तो खूब जम के किया है। जिनको अपॉइंटमेंट नहीं देने थे, जैसे वो सौरभ कृपाल गे भाई साहब, जिनको आप जो है वो रिकमेंड करते-करते हैरान हो गए। 2-2 बार कर दिया, फिर भी सरकार ने नहीं किया, तीसरी बार कर दिया, फिर भी नहीं किया। ऐसे और बहुत सारे हाई कोर्ट के जजेस जिनको नहीं करना था, तो नहीं किया। ऐसे ही बहुत सारे ट्रांसफ़र जो है आप लोगों ने किए। यानी जस्टिस मुरलीधर जैसे नक्सलाइट का आपने ट्रांसफ़र कर दिया मद्रास हाई कोर्ट। भई आप भी उस समय उसी कॉलेजियम में थे, जिसने जस्टिस मुरलीधर को क्या सोच के मद्रास जैसे स्थान पर ट्रांसफ़र किया? सरकार ने नहीं माना। ऐसे ही जस्टिस अकील अहमद थे। उन अकील अहमद के कारण एक वो रोहिंटन नरीमन जस्टिस रोहिंटन नरीमन जो इतने झूठे थे और इतने मैं कहूँ कि उनमें इतनी चारित्रिक दुर्बलता थी, जिसको भाषा में चलताऊ भाषा में बेईमान कहते हैं, कि वे स्वयं ज़ोरोस्ट्रियनिज़्म के एक ऑर्डेन्ड प्रीस्ट थे। यानी ऑर्डेन्ड प्रीस्ट का मतलब हम कह सकते हैं कि अगर उसका कोई इक्विवेलेंट आप हिंदुइज़्म में लें, तो उसको कहा जाएगा कि वो जो थे वो एक दीक्षा प्राप्त एक पुजारी थे, दीक्षा प्राप्त। तो वो दीक्षा प्राप्त एक ऑर्डेन्ड प्रीस्ट एक धर्म के होते हुए, जिस धर्म की जो मान्यताएँ हैं, वो हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से बिल्कुल उल्टी हैं। यानी कि सनातन धर्म में और ज़ोरोस्ट्रियनिज़्म में लोग सोचते हैं कि भई एक तरह के नहीं, वो एक तरह के नहीं हैं। उनमें भी एक जो ओनली गॉड या वन गॉड वाला जो सिंड्रोम है, जिसको मोनोथेइज़्म कहते हैं, वो वहाँ है। जो दशराज युद्ध हुआ था, जिसकी ऋग्वेद में चर्चा है, वो दशराज युद्ध
इसी इन्हीं मतभेदों के कारण हुआ था। क्योंकि ये जो 10 किंग्स थे जो बाद में चले गए पर्शिया की तरफ, वो सब जो थे वो वन गॉड, ओनली गॉड, माय गॉड, नो अदर गॉड, ये सब बात करते थे। जबकि सनातन धर्म वाले कहते थे कि भई एक ही ब्रह्म है और बाकी सब उसकी प्रतिछायाएँ हैं या उसके स्वरूप हैं। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति। तो ये होते हुए भी वो हिंदू धर्म से संबंधित मामलों में न केवल बैठे बल्कि उन्होंने अपना ज्ञान जो सेक्युलर ज्ञान था वो भी प्रदर्शित किया। जैसे शबरीमला वाले केस में ये उचित था क्या उनके लिए? बिल्कुल उचित नहीं था, लेकिन वो बैठे। इसी तरह से 3 तलाक वाले मामले में भी वो बैठे। क्यों बैठे भाई? 3 तलाक वाले मामले में और कोई नॉर्मल ज़ोरोस्ट्रियन होता तो वो बैठ सकता था, लेकिन आप तो धर्मगुरु हो ज़ोरोस्ट्रियनिज़्म के, लेकिन बैठे। तो इस प्रकार की जो ये एक मैं कहूँ कि चारित्रिक दुर्बलताएँ जो दिख रही हैं, जो बेईमानी दिख रही है, जो ये कहें कि इसको जो सच्चाई की कमी दिख रही है जजेस में, वो बड़ी गंभीर बात है। बात तो आपने सही कही, लेकिन यह बात यदि आप कॉलेजियम में रहते हुए न केवल कहते अपितु उसको लागू करवाते, तब यह जाना जाता कि हाँ, जस्टिस संजय किशन कौल ने अपने रहते हुए कॉलेजियम सिस्टम में जजेस के अपॉइंटमेंट में एक पारदर्शिता लाने का कार्य किया। उस समय तो नहीं किया। लेकिन फिर भी आपने चूँकि अब कहा है तो हम तो उसका स्वागत करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, देर आयत दुरुस्त आयत, उस समय होता है। हो सकता है आपके ऊपर बहुत सारे अन्य दबाव रहे हों, जो आपने वो समय नहीं कहा। लेकिन अब आप चूँकि रिटायर हो गए हैं, आप सोचते हैं कि भई अब आपके पास वो दबाव नहीं है, तो आप खुल के कह सकते हैं, तो आप कह रहे हैं, तो इसका भी हम स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से जो जजेस का अपॉइंटमेंट है जिस प्रकार से होता है, वो पूरा एक क्लास सिस्टम से होता है, आपसी पसंद-नापसंद से होता है और एक तरह का बार्टर सिस्टम भी होता है, कि हाँ भाई ठीक है 2 तुम्हारे हो जाएँगे, 1 हमारा हो जाएगा, 1 उसका हो जाएगा, 1 उसका हो जाएगा, रोस्टर सिस्टम बना दिया, हमारी ये पसंद है, वो नापसंद है, अलग-अलग सबसे जो है आप उनसे ले लेते हो सबकी पसंद-नापसंद के आधार पर। भाई सिंपल सा सिस्टम क्यों नहीं करा लेते? कोई ऐसा भाई एक एग्ज़ाम कर लो कि जो उस एग्ज़ाम को पास करेगा, वो ही हाई कोर्ट जज बनने के लायक होगा। उसको बहुत टफ रखो, यूपीएससी से कराओ। वो एक जिसको हम कहें बेसिक एलिजिबिलिटी जैसे ये आपके टेट होता है ना, स्टेट टाइप का एग्जामिनेशन कि हाँ, जिसने वो पास कर लिया वो एलिजिबल है। अब उन एलिजिबल नामों में से हम कंसिडर कर लेंगे। मान लीजिए आपकी 5 पोस्टिंग है, आपके पास 500 एलिजिबल नाम है, तो वो 500 एलिजिबल नाम वही होंगे जो उस प्रोसेस से निकले होंगे। उस 500 में से 5 या 50 या 100 या 200 जो भी आपको हाई कोर्ट के लिए चुनने हैं, वो आप चुन सकते हैं। ये तो बहुत ही कायदे की बात है ना। ये क्या है कि साहब की जिसकी बड़ी प्रैक्टिस होगी, जिसने 10 लाख एक जानते हैं क्या है? जनता के लिए बता देता हूँ मैं, हमारे दर्शकों के लिए कि क्राइटेरिया है कि साहब के 10 लाख से ज़्यादा उसका इनकम टैक्स भरा हुआ होना चाहिए पिछले 5 सालों में। अब ये क्या क्राइटेरिया है 10 लाख से ज़्यादा इनकम टैक्स होना चाहिए? जो लोग 2-2 5-5 करोड़ के भरते हैं, उनको तो आप कंसिडर नहीं करते। अगर यही क्राइटेरिया है, तो फिर आप देख लीजिए कि भई जिसकी सबसे ज़्यादा इनकम हो उसको ऑफ़र कीजिए। अब ये उसके ऊपर है कि वो एक्सेप्ट करे या नहीं करे। उसका लॉ का नॉलेज क्या है? कई सारे वकीलों को मैं जानता हूँ पर्सनली, जो केवल एक ही क्षेत्र में सिद्धहस्त हैं। जज को तो सारा काम करने पड़ते हैं। मैं ये भी जानता हूँ, कई जजेस को जानता हूँ। वो जजेस जो थे वो प्योरली सिविल लॉ के जजेस थे। सिविल लॉ में उनकी एक्सपर्टीज़ थी, सीपीसी के बिल्कुल मास्टर हुआ करते थे। बेंच पर आए तो उनको क्रिमिनल रोस्टर दे दिया गया। वो कह रहे हैं चीफ जस्टिस से
कि साहब मुझको तो मैंने तो एक दिन भी क्रिमिनल की प्रैक्टिस नहीं की है। लेकिन नहीं, आप जज बन गए हो तो आप सर्वज्ञ हो गए हो। तो माय लॉर्ड्स, जज थायसेल्फ। आपको दूसरों को जज करने से अधिक स्वयं को जज करने की अधिक आवश्यकता है। जस्टिस कौल ने जो कहा है, वो सही तो कहा है, थोड़ा देर से तो कहा है, लेकिन जो भी उन्होंने कहा है, उस पर बाकी जितने भी जजेस इस समय हैं, उनको सबको विचार करके उसकी क्रियान्विति की आवश्यकता है। ये बात जो है, ये केवल एक कही हुई बात रह के ना रह जाए। मुझे लगता है सरकार को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए कि एक जज जो अभी-अभी यानी म रिटायर हो गए, मेरे ख्याल से 2-3 दिन ही हुए, शायद 25 को था उनका लास्ट। तो 25 तो कल ही थी। और उसके 2-3 तो उनका जो फेयरवेल हुआ था वो शायद 19 को हुआ था, जो लास्ट डे था, लास्ट वर्किंग डे था विंटर वेकेशन के पहले। तो अब उनकी बात पर ध्यान दें और ध्यान देके उसको क्रियान्वयन करें। सरकार को करना चाहिए, लॉ मिनिस्ट्री को करना चाहिए, लॉ मिनिस्टर को इसका संज्ञान लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।